नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ग्रंथों में ज्योतिष में विष कन्या योग और उसके निवारण। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो एंशिएंट बुक्स हैं, हमारी जो प्राचीन पुस्तकें हैं, जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई, आज के समय पर उनका जो उपयोग है बड़े सोच समझकर उसको हम उपयोग में लाएं। कारण कई ऐसी बातें हैं जो उस समय पर अनुकूल मानी जाती थी, अभी कुछ चीज़ें प्रतिकूल मानी जा सकती हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो तब प्रतिकूल मानी जाती थी, अब अनुकूल मानी जा रही हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए हमें कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले ये ध्यान रखना है कि कब हम बुरा मानते थे किसी व्यक्ति का विदेश में जाना, 12वें भाव में लग्नेश का बैठना, और आज कैसे हम वो बुरी चीज को अच्छा मान रहे हैं। और इसी प्रकार से जैसे जैसे नई नई बीमारियां आ रही है, वैसे वैसे नई नई बीमारियों का हम एंटीडॉट ढूंढ रहे हैं, जैसे इसको बोलते हैं एंटी वेनम। ये जो कंसेप्ट आया है विष कन्या विष पुरुष, इसको भी कहीं ना कहीं एंटी वैनम से जोड़कर देखा जा सकता है। भाई, हमने किसी को कोई जहर दिया थोड़ा मात्रा में, अगर उसका इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, वो रिकवर कर जाता है, इसका मतलब उसका जो जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसकी रेजिस्टिव पावर बहुत ज्यादा है उसकी। विष को या जहर को मारने की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। तो ये वाली बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि खाली ये किसी के मारने की बात नहीं कर रहा है। और ये निवारण भी यहां पर कुछ लिखे हैं, कौन कौन से वार नक्षत्र और तिथि का कॉम्बिनेशन बनता है, जो एंशिएंट बुक के अनुसार से ज्यादा अच्छा संयोग नहीं माना जाता, लेकिन इसको आपको एक थंब रूल की तरह नहीं मानना है कि भाई इसमें लिखा है दैट्स इट, हो गया बस। नहीं, विचार करना है आपने को। और ये जैसे मैंने बताया बल भी है, ये इस प्रकार के नक्षत्र में पैदा होना अपने आप के लिए एक बल भी है। उसका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है। बोलते हैं ना भाई, विष का असर विष धारण करने वाले पर नहीं होता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसी विचार से कोई ग्रंथ को ग्रहण कर सकता है जब उसमें उसको सभी जगह ब्रह्म दिखता है। वो ऐसा मानने लग जाएगा भी मैं अच्छा वो खराब तो नहीं दिखेगा। मैं ये भी मान के, मतलब मेरा एक्सेप्टेंस पावर कितना होना चाहिए कि विष कन्या योग मेरे घर में भी हो सकता है, मेरी संतान में भी हो सकता है, तो भी उसको मुझे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ये दृष्टि अगर आपके पास है तो ही आप ज्योतिष का सही अध्ययन कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसी विचारधारा है कि नहीं वो विष कन्या योग तो बहुत खराब होता है, मेरे घर में नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उसका अच्छा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसको स्वीकार करने की दृष्टि होनी चाहिए। जैसे हम गुणों को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति पहचान लेता है कि मेरे अंदर अवगुण है, अपने अवगुणों को पहचानना भी बहुत बड़ा बड़प्पन है। नहीं तो लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपने अवगुणों को छुपाने में। कहता है सर मेरे अंदर कुछ गुण हैं, बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ अवगुण भी हैं, उनको भी मैं जानता हूं, मुझे पता है ये अवगुण है। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो ईश्वर का भक्त है। वो जानता तो है, बताता तो है। ठीक हो गया। तो क्या क्या है वो समझ लेते हैं। ये प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से सीधा सीधा वो क्या लिखा है कि अगर किसी कन्या का जन्म रविवार के दिन है और उस दिन तिथि द्वादशी है, यानी एकादशी से अगला, ये आप निकाल लेते हैं ज्योतिष में बड़ी आसानी से। जब हम मुहूर्त को देखते हैं, तिथि वार देखा जाता है, तो द्वादशी हम कब से देख रहे हैं वो, ठीक हो गया। ध्यान रखना है अपने को कि द्वादशी लग गई है। क्लियर हो गया भाई। जैसे
सूर्योदय कब का हुआ वो उसको छोड़िए। हाँ, इसमें एक बात और याद रखनी है, सूर्योदय के समय द्वादशी थी, लेकिन सूर्योदय के 2 घंटे के बाद द्वादशी खत्म हो गई अगर, तो फिर उसको द्वादशी नहीं मानना है। ये भी एक बात ध्यान रखना है कि भाई जैसे हम क्या मानते हैं, जन्माष्टमी ऐसा बोलते हैं ना, भी आज सूर्योदय के समय अष्टमी थी तो इसलिए उसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर योग के लिए जब किसी का जन्म हुआ है उस समय ही द्वादशी होनी चाहिए, उस सूर्योदय से नहीं देख रहा है। इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक हो गया। तो द्वादशी रविवार कोई कन्या का जन्म है, उसका अगर चंद्र नक्षत्र शतभिषा है तो हम ऐसा मानते हैं उसका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, उस पर वैनम का जल्दी असर नहीं होता है। एंटी वैनम जिसको बोलते हैं ना, कि भाई थोड़ी मात्रा में, भाई इसको कोई गलत बिल्कुल भी ना लें। जितने भी टीके हैं रोगों की रोकथाम के लिए, वो भी एक प्रकार का विष कन्या विष पुरुष वाला कंसेप्ट ही है। थोड़ी मात्रा में किसी को जहर दिया हमने, चेचक का टीका है जैसे, थोड़ा सा उसी टाइप का वायरस हमने शरीर में दाखिल करवाया, और भविष्य में फिर वैसा जब वायरस ने अटैक किया तो असर ही नहीं हुआ। तो उनका एक तो एडवांटेज ये हो गया कि इनका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। लेकिन ऐसा कुछ बातें लिखी हैं कि भाई ये साथ वाले के लिए अच्छा नहीं होता है, बस वो थोड़ा नेगेटिव वाला पार्ट है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका निवारण भी साथ साथ कुछ लाइनों में लिखा है। तो पहला तो ये है कि भाई रविवार द्वादशी और शतभिषा नक्षत्र। दूसरा क्या है, मंगलवार का दिन है, उस दिन सप्तमी तिथि है। ध्यान दीजिएगा, हर मंगलवार को ऐसा नहीं होगा, मंगलवार में भी सप्तमी तिथि है और चंद्र नक्षत्र विशाखा है, तो उसको हम विष कन्या योग में मानेंगे। इसी प्रकार से शनिवार का दिन है द्वितीया। ध्यान दीजिएगा, पहले जो लिखा था वो द्वादशी था, यानी 12वीं तारीख, और द्वितीया यानी दूसरी तारीख। भाई जैसे प्रतिपदा उससे अगली क्या होती है, द्वितीया। द्वितीया में शनिवार के दिन अगर चंद्र नक्षत्र आश्लेषा है किसी बेबी गर्ल के समय, तो उसको हम बोलेंगे विष कन्या योग में उसका जन्म हुआ है। मैंने बताया एडवांटेज की दृष्टि से उसका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, उस पर प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी। और कौन से ऐसे योग हैं कुंडली में जो होने से वो ये तो गुण ले ही लेता है, जो जातक है उसका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम, उसका प्रतिरोधक क्षमता, या उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स या ल्यूकोसाइट्स बहुत बढ़िया होता है, और जो दोष है वो भी खत्म हो जाता है अगर विष कन्या योग में ये वाले कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। भाई सप्तमेश अगर स्वग्रही हो जाए, 7वें घर का स्वामी, ऐसा नहीं कि भाई जैसे कालपुरुष की कुंडली में 7वें घर का स्वामी यहां कौन है, शुक्र, तो यहीं बैठकर ही स्वग्रही हो, कहीं भी हो जाए, दूसरी अपने भाव में हो जाए स्वग्रही, तो फिर वो एडवांटेज भी उसने ले लिया, यानी विष कन्या का एडवांटेज भी ले लिया, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग कर ली, ल्यूकोसाइट्स भी बहुत हो गए, और कुछ ऐसा स्पाउस को दिक्कत भी नहीं है। माने बोलते हैं स्पाउस के जीवन के लिए थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। मंगल और शुक्र की मजबूत स्थिति, ध्यान दीजिएगा, मंगल और शुक्र को पति पत्नी की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। तो दोनों की स्थिति अगर मजबूत है, मंगल की भी और शुक्र की, तो भी विष कन्या योग का एक प्रकार से निवारण माना जाता है कि उसके पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया। आप भी जानते होंगे, हम संतान प्राप्ति के लिए भी मंगल और शुक्र की मजबूत स्थिति देखते हैं। खासकर पुरुष के चार्ट में शुक्र की स्थिति जो वीर्य की बात करता है, जो सीमन की बात करता है, और महिला के चार्ट में मंगल की मजबूत स्थिति जो ओवम अंडाणु की बात करता है। तो दोनों की मजबूत स्थिति हमने देखी। अगर मजबूत स्थिति है, जैसे मंगल स्वग्रही है, एक्सेल्ड है, मित्र भाव में बैठा है, शुक्र भी एक्सेल्ड है, स्वग्रही है, मित्र भाव में बैठा है, तो फिर विष कन्या योग का जो नेगेटिव पार्ट, ऋणात्मक हिस्सा है, वो खत्म। और क्या है, लग्न और सप्तम भाव के बीच शुभ योगों का बनना।
ठीक हो गया। लग्न और सप्तम भाव, क्यों ऐसा भाई? क्योंकि ये हम हैं और ये हमारा पार्टनर, इन्हीं से संबंधित विष कन्या योग में कुछ ऋणात्मक प्रभाव माने जाते हैं। कभी सामने वाले को दिक्कत हो सकती है, उसका जीवन कम हो सकता है, उसका जीवन नष्ट हो सकता है, इस प्रकार की बातें आती हैं विष कन्या योग में। तो अगर बोलते हैं भाई इसका स्वामी और इसका स्वामी शुभ योगों में कहीं, जैसे काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी मंगल, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, तो मंगल और शुक्र दशम भाव में बैठ गए तो प्रबल राजयोग बना रहे हैं। मंगल यहां उच्च का हो गया, शुक्र अपने मित्र के यहां बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के शुभ योगों के बनने से भी हम विष कन्या योग के ऋणात्मक प्रभाव को नहीं मानते हैं। ठीक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रंथों का हमने सीधा एक प्रकार से हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने रखा कि भाई इन इन तिथियों का हम थोड़ा सा विचार करते हैं। रविवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, ये 3 ही दिन माने जाते हैं। और तिथियों में भी द्वादशी, सप्तमी और द्वितीया उन्हीं दिनों में, उन्हीं वारों में। और फिर ये जो 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, विशाखा और आश्लेषा, ये भी पर्टिकुलर उन्हीं वार और तिथियों में ही वैलिड होगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनता है तो आपका ल्यूकोसाइट्स बहुत बढ़िया है। ऋणात्मक प्रभाव को भी काटने के लिए बस ये 3 मिलान देख लीजिए आप। कहता भी सप्तमेश स्वग्रही है क्या, या सप्तमेश और लग्नेश का कहीं प्रबल राजयोग बन रहा है क्या, मंगल और शुक्र की मजबूत स्थिति है, कहता जी है, बहुत बढ़िया हो गया। आपको उस विष कन्या योग का धनात्मक फल भी मिल गया और कोई ऐसा ग्रंथों में कुछ ऐसी ऋणात्मक बातें लिखी हैं, उस ऋणात्मक बात से भी हम बच गए। क्लियर? तो इसी प्रकार के सूत्र हम आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। हमने प्रयास किया कि हम कुछ ग्रंथों को एज इट इज आपके सामने रखें, लेकिन उसमें एक प्रकार का भय रहता है कि हम उस सार को कहीं गलत ना समझ लें। जब हम पुराने ग्रंथों को एज इट इज पढ़ते हैं, उस श्लोक का सीधा ट्रांसलेशन करते हैं, तो हमें देश काल पात्र परिस्थिति के हिसाब से भी कुछ चीजें समझनी चाहिए कि वो क्या आज के अनुसार अनुकूल होकर बात कहना चाह रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उसका रिलेवेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी उपयोगिता है। तो इसीलिए हमने पहले जो ऐसा निश्चित किया था कि हम सीधा ग्रंथ को लाएंगे और ग्रंथ आपके सामने पढ़ेंगे। उसमें हमें थोड़ी दिक्कतें आई और हम नहीं चाहते कि कोई भी बात भय पैदा करे, इसलिए हम उसको खुद से हिंदी में ट्रांसलेशन करके और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसको किस प्रकार से ग्रहण करें, तभी हम आपको कन्वे करेंगे। क्योंकि हमारा कोई ऐसा भय फैलाने का अपने चैनल में कोई ऐसा मोटो नहीं है, कोई हमने ऐसा विचार नहीं बनाया है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, भय का कोई कारण नहीं। किससे भयभीत होना चाहिए वो आप लोग सब जानते हैं। पाप से ही हमें भयभीत होना चाहिए और किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। चिंतन सदा करते रहें, चिंता कभी ना करें और त्वरित प्रभाव में ना आए। सुनते हुए बड़ा दुख होता है कई बार, हम एक पत्थर के बदलने से अपने जीवन को बदलने का ये जो दुराग्रह कर रहे हैं, मतलब जो हमने स्टोन पहना है, अगर वो हमें जीवन में कुछ आशीर्वाद देने के लिए रेकमेंड किया गया है, पुस्तकों में ऐसा ऋषि मुनियों के द्वारा कुछ ऐसी वर्णित बातें हैं, भयभीत नहीं होना है उसके साथ। कहता जी मैंने मेरे लग्न के अनुसार हीरा पहना था और मुझे 2 दिन में मुझे उंगली में चोट लग गई। इस प्रकार के भय का कोई कारण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक हो गया। भय से सिर्फ किससे करना है? अपने जीवन में पाप से। तो फिर तो अगर 4 दिन के बाद और अच्छा हो जाएगा तो फिर
हम उसको अच्छा डिक्लेयर कर देंगे, 5वें दिन बाद फिर खराब हो जाएगा, अपन उसको खराब मान लें, ऐसे नहीं। इससे विश्वास की बजाय अंधविश्वास बढ़ने का डर रहता है। इसीलिए आनंद से रहिए, संसार आपका, ईश्वर आपका है। पराये की तरह रहने का कोई तात्पर्य नहीं है कि हमने एक मेज यहां से वहां कर दी, हमारा ऋण मुक्त हो गया, ऐसे ऐसे विचार में नहीं पड़ना है। अपने कर्म को ही सबसे ज्यादा बलि मानना है। ज्योतिष एक विधा है, एक विज्ञान है, उसको समझने का पूरा प्रयास करना है। पूरा विश्वास बढ़ाए रखने के लिए ही ज्योतिष को पढ़ना है, लेकिन अंधविश्वास के लिए नहीं पढ़ना है कि मात्र एक आपने लोकेशन चेंज कर दी, उसका वो चेंज हो गया। दिशाओं का तो हम जानते हैं कि भाई ईशान कोण, पूर्व, उत्तर, विज्ञान की दृष्टि से भी, विज्ञान माने वो ज्योतिष की ही दृष्टि है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण दिशाएं हैं वो। लेकिन उस दिशा में एक चीज रखी थी, वो हमने हटा दी, ठीक हो गया। ये मैं अभी उस पर्टिकुलर उस ग्रंथ का नाम नहीं लूंगा जो अभी हाल फिलहाल में बड़ा प्रचलित हो गया, उसका प्राचीन कोई रेफरेंस नहीं है, यानी 1000 साल 2000 साल पहले कोई उसका ऐसा प्रमाण नहीं है, वैदिक प्रमाण नहीं है। इसीलिए आप शुद्ध ज्ञान की बात करें, ये जो रोकने की बात करता है कि वहां ना जाएं, मंदिर में ना जाएं, तिलक धारण ना करें, उससे बचने का प्रयास करें। विश्वास बढ़ाएं, अंधविश्वास घटाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।